नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है डीजल साइकिल एंड डीजल इंजन। ठीक है, तो इसको आज हमें कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो एफिशिएंसी, वर्क डन, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। ठीक है, तो आप जानते देखो हमने इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हमने एक ऑलरेडी लेक्चर इस पर कवर किया है। तो मैंने बताया था इंटरनल कंबशन इंजन दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। समझ में आया क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और एक होता है हमारे पास कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी हमने पढ़ा है। समझ में आया? ये भी हमने क्या है पढ़ा है। अब देखो क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है तो कंबशन होगा। तो कंबशन एक्चुअली दो तरीके से हम करते हैं। हम स्पार्क जनरेट करते हैं, एक स्पार्क प्लग होता है, ठीक है ना, और उस स्पार्क से कुछ चिंगारियाँ प्रोड्यूस होती हैं। मैं लोग सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, और वहाँ से फिर क्या प्रोड्यूस होता है? कंबशन प्रोड्यूस होता है ना। तो जब कंबशन प्रोड्यूस होगा, बर्निंग प्रोड्यूस होगी, तो कंबशन फ्यूल का कंबशन होता है। किसका कंबशन होता है? फ्यूल का। तो फ्यूल का है केमिकल हाइक, है ना। तो केमिकल एनर्जी किस में जनरेट हो जाती है? थर्मल एनर्जी में जनरेट हो जाती है जब कंबशन होता है। और वो थर्मल एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। और वो मैकेनिकल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रोटेशन ऑफ व्हील, जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो हमने स्पार्क इग्निशन इंजन ऑलरेडी पढ़ा था, इस है ना। इसको हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन। ठीक है, ऑटो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इंटरनल कंबशन इंजन दो तरीके से होते हैं। तो एक तो कंबशन हमने स्पार्क की मदद से जनरेट किया, इग्नाइट किया, किसकी मदद से? स्पार्क देकर। अब हम कंबशन प्रोड्यूस करते हैं कंप्रेशन की मदद से। किसकी मदद से? कंप्रेशन की मदद से। ठीक है ना, तो यही आज हमें कवर करना है। ठीक है ना, इसी को हम डीजल इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजल इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फ्यूल को कंप्रेस करके, है ना, हमारा जो सब वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम किस तरीके से कंप्रेस करके इग्नाइट कर सकते हैं। क्योंकि कंप्रेस जब करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। उस हीटिंग की मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, कंबशन स्टार्ट हो जाता है। वही आज हमें कवर करना है। ठीक है ना, तो डीजल साइकिल और डीजल इंजन। तो जो एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल है, तो देखो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो इंजन हमने पढ़ा था। तो एयर स्टैंडर्ड कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, एयर प्लस क्या होता है? फ्यूल हमारे पास। ठीक है ना, समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पे क्या डीजल इंजन है, तो हमारे पास क्या होगा? एयर प्लस के डीजल होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, एयर प्लस क्या है? डीजल। तो ये क्या एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है। डीजल साइकिल क्या है? एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है। जैसे हमने कार्नोट इंजन पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था? कार्नोट साइकिल। ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम पर ही दिया गया है। तो डीजल भी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, रडोल्फ डीजल उनका नाम था। उन्होंने डीजल इंजन बनाया था 1892 में। ठीक है, और ये इसी के नाम पर ही दिया गया है। और दिस इंजन और दिस साइकिल, डीजल साइकिल, ये ना थ्योरेटिकल फाउंडेशन की तरह काम करता है डीजल इंजन के लिए। तो एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल क्या एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है। आइडियल क्यों कहा मैंने? ठीक है ना, क्योंकि एयर को हम क्या मानते हैं? आइडियल गैस कंसीडर करके चलते हैं, है ना। लेकिन रियल प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं होता ना, है ना, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन इसलिए हम आइडियलाइज्ड इसलिए मान के चल रहे हैं ताकि हमारा जो चीज़ें हैं थोड़ी सिंप्लीफाइड हो सके, है ना। और हम मैक्सिमम हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ सकती है, क्योंकि रियलिटी में तो आएगी उससे कम ही। समझ में है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल की एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो डिस्क्राइब करता है ऑपरेशन किसका? कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है ना, कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन। समझ में आ गई बात? तो कुछ की एजम्पशंस क्या है? तो जैसे वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर है, जिसको हम आइडियल गैस मानते हैं, ये मैंने बताया। सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, फिर एक बात और ध्यान रखना है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दीज आर कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर के साथ इनका कोई वेरिएशन हम कंसीडर नहीं करते हैं। ऑटो साइकिल में भी हम इनको क्या एज्यूम करके चलते हैं? कॉन्स्टेंट, बिकॉज डीजल साइकिल क्या एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जो कंबशन होगा ना, ठीक है ना, तो जब कंबशन होगा तो जो हीट का एडिशन होगा, तो जब हीट हम देंगे वाया कंप्रेशन, तो कंबशन होगा, तो वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब ये बात यदि समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो साइकिल में यदि आप ध्यान हो, मैंने ऑटो साइकिल जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, तो जो हीट का एडिशन होता है ना, हीट का एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर डीजल साइकिल में क्या डिफरेंस हो गया? हीट का एडिशन कहाँ होता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। ठीक है,
बात करते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस की। अब देखो जो अब कंबशन के बाद जो गैसेस बचती हैं उनको हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। अब जैसे आप देखो आपकी गाड़ी भी होती है, कार वगैरह होती है ना, उसमें क्या लगा हुआ होता है, पीछे देखो एग्जॉस्टर होता है ना जो धुआं छोड़ता है एक तरीके से। तो वही है, तो एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होता है, यानी जो हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन किस पर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऑटो साइकिल में भी यही था कि जो हीट का रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हीट का रिजेक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हीट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई बात। तो ये हमने डीजल साइकिल को डिफाइन किया। अब डीजल इंजन क्या है, एक तरीके से जो मैं बता चुका हूँ। तो डीजल इंजन क्या है, प्रैक्टिकल है ना, आइडियलाइज्ड नहीं है। तो क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन। कंप्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, कंबशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। डेट अप्रोक्सीमेट द प्रोसेस ऑफ द डीजल साइकिल, ठीक है ना। इट अप्रोक्सीमेट क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रैक्टिकल है, रियल है। तो जो डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी आएगी है ना, वो डीजल इंजन की तो थोड़ी सी कम ही आएगी, क्योंकि डीजल इंजन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो इट यूजेस द हीट जनरेटेड बाय कंप्रेशन। ध्यान से देखो, कंप्रेशन की मदद से हम हीट जनरेट करते हैं फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, समझ में आया। देखो, विदाउट रिक्वायरिंग स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग की मदद नहीं लेते। ऑटो साइकिल में स्पार्क प्लग की मदद से इग्निशन किया जाता है, समझ में आया। तो ध्यान रखना। अब देखो इसको हम समझते हैं किस तरीके से इसको कवर किया जा सकता है। अब देखो ऑपरेशन समझना है, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन है, तो देखो पहले क्या होगा, इनटेक है ना। तो ध्यान से देखो, तो इनटेक में क्या होता है, सिर्फ एयर अंदर जाएगी, समझ में आया, क्या जाएगी, एयर अंदर जाएगी। ऑटो साइकिल में क्या था, एयर प्लस फ्यूल दोनों एक साथ जाते थे, समझ में आया, है ना, ऑटो साइकिल में। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या जाएगी, एयर जाएगी, ठीक है। तो ये इनटेक है। अब देखो ये पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करेगा तभी तो अंदर जाएगी, है ना। ये देखो ऐसे जैसे इंजेक्शन होता है, यदि आपको ध्यान हो, या आपके पिचकारी होती है, होली पर इस्तेमाल क्या हो, है ना, होली की जो पिचकारी होती है ऐसी तो होती है। तो यदि आप उसको पीछे की तरफ मूव करोगे पिस्टन को, तो अंदर पानी या एयर जो भी है वो आ जाएगा। तो इनटेक हो रहा है, ठीक है। तो इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, पहला ऑपरेशन यही करता है इंजन। जो इनलेट वॉल्व होती है वो तो खुल जाती है, ये देखो ये इनलेट है ना, और ये आउटलेट है। आउटलेट वाला तो बंद है, तो इनलेट खुला रहता है, आउटलेट बंद रहता है, या एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है जिससे फ्रेश एयर अंदर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर। ध्यान रखो, सिर्फ एयर है। ये छोटी छोटी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनलाइक गैसोलीन इंजन, नो फ्यूल इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। वही कह रहा है, गैसोलीन इंजन यानी पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है। ऑटो इंजन में क्या था, फ्यूल भी होता था, लेकिन यहाँ पे फ्यूल नहीं है, ठीक है ना। नो फ्यूल इज प्रेजेंट ड्यूरिंग इनटेक, तो सिर्फ एयर गई अंदर, समझ में आया। अब देखो क्या है, अब एयर अंदर आ गई, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अब पहले पिस्टन नीचे आ गया था, अब इसको कंप्रेस करेंगे। तो इस कंप्रेशन कर देंगे, तो इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो ये हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो काफ़ी गर्म हो गई ये एयर, ठीक है। अब इस गर्म एयर में क्या होता है, ये फ्यूल इंजेक्टर है हमारे पास, जो ये है ना, ये स्पार्क प्लग नहीं है, ध्यान रखो, ये क्या, फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या इंजेक्ट करेगा, फ्यूल डालेगा अंदर, है ना, कंट्रोल्ड मैनर में। अब समझो जब इस हॉट एयर में, और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसमें जब फ्यूल अंदर जाएगा तो आग तो लगेगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, बर्निंग प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। अरे बर्निंग तभी तो प्रोड्यूस है क्योंकि कंप्रेस हमने कर दी थी, हमने इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया कि यहाँ पर गैस जो थी, एयर जो थी, वो हाई टेम्परेचर प्रेशर बन गया, ठीक है ना। अब फिर फ्यूल जब अंदर आया तो बर्निंग प्रोड्यूस हो गई, इग्निशन हुआ। तो ये जब बर्निंग प्रोड्यूस होगी तो जो हाई टेम्परेचर प्रेशर हमारा ऑलरेडी हो गया, तो गैसेस तो अब क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन पर, और पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो पिस्टन में क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हो रही है ना, समझ में आया। पिस्टन में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो ये पिस्टन किससे कनेक्ट, इसको क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, है ना। तो ये किससे कनेक्ट होता है, व्हील से कनेक्ट होता है, और तभी क्या होता है, मूवमेंट होती है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब यहाँ पर एग्जॉस्ट में क्या होता है, जब हमारा पूरा ये सिस्टम में से एनर्जी हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, और जो हमारे पास गैसेज होती हैं, है ना, और ये इनलेट आउटलेट से बाहर की तरफ निकल जाती है धुएं के रूप में या वैसे, समझ में आया, ठीक है। ये है, अब फिर से प्रोसेस स्टार्ट होता है, समझ में आया। अब देखो जब ये पूरा कंप्रेस कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा पिस्टन, है ना, तो आ गया। तो फिर से क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और एयर अंदर आएगी, समझ में आया। फिर वो उसको क्या कर देगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने पर देखो यहाँ बर्निंग प्रोड्यूस होगी, फिर ये बर्निंग हाई प्रेशर अप्लाई करेगी इस पर,
पिस्टन पर, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हील्स, समझ में आया। फिर यहाँ पर जो भी रेसिड्यू बचेगा हमारे पास, हम कंप्रेस कर कर उसको बाहर निकाल देंगे, फिर से एयर अंदर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो इनटेक हुआ, इनटेक के बाद क्या था, कंप्रेशन स्ट्रोक, समझ में आया। तो दोनों वेल्व क्लोज हो जाएंगे, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तभी तो कंप्रेस होगा। और कंप्रेसिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट होता है 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, और ये एक बेटर कंडीशन क्रिएट हो जाती है ऑटो इग्निशन के लिए, ठीक है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, वही जो मैंने बताया था आपको, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है डीजल फ्यूल, है ना, हॉट कंप्रेस्ड गैस में कंट्रोल्ड मैनर में करता है, ठीक है, समझ में आया। और फिर फ्यूल जब इग्नाइट हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली हॉट एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही, ठीक है, तो ऑटो इग्निशन होता है, ठीक है ना। जब फ्यूल किसके कांटेक्ट में आएगा, हॉट एयर के, तो ऑटो इग्निशन होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर स्पार्क प्लग की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, समझ में, ध्यान रखना। तो कंबशन ग्रेजुअली होता है क्योंकि हम कंट्रोल्ड मैनर में फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आया। और एयर के साथ मिक्स होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट ऑफ पिस्टन होता है। और जो अब हाई टेम्परेचर प्रेशर तो जनरली हो ही गया है, इग्नाइट हो गया, तो जो एक्सपेंडिंग गैसेस हैं वो पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करती हैं और हमें यूजफुल वर्क मिलता है ना, वही। अब यहाँ पर जब कम इग्नाइट हो गई सारी चीज़ें गैसेस, है ना, तो वो क्या करेंगे, पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा, समझ में आ गई बात। एग्जॉस्ट गैसेज में वही होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पिस्टन नीचे की तरफ जब मूव करता है तो जो बर्नड गैसेज होती हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग द साइकिल, तो ये सारा क्या है, ऑपरेशन है इंजन का। तो जो कंप्लीट सीक्वेंस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। या इसको कहा जाता है क्या, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, समझ में आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट है, तो इंजन हमने एक्चुअली में कर लिया। अब डीजल साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है ना डीजल साइकिल का, तो ध्यान रखो, डीजल साइकिल मैंने इनिशियली आपको बताया था, तो 4 डिस्टिंक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऊपर जो हमने पढ़े ना वो क्या थे, ऑपरेशन थे, क्या थे, ऑपरेशन, दीज वर द ऑपरेशंस, है ना, वो ऑपरेशन थे, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं थे। अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन, तो डीजल इंजन ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वर ओकरिंग, ठीक है ना। तो वो जो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे, है ना, वो कंटिन्यूसली रिपीट चलता है तभी तो हमारा इंजन वर्क करता है। तो जो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो पूरा हमारा डेट कंस्टिट्यूट्स द डीजल साइकिल, ठीक है। और हम उसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर प्लॉट कर सकते हैं। अब समझते हैं, देखो इंजन जो था हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने देखो क्या क्या पहले इनटेक किया, है ना। तो देखो वॉल्यूम मान लो 0 है या कुछ है, तो ये क्या हो गया, इनटेक हो गया, है ना। तो इनटेक करने पे हमने एयर क्या ले ली, अंदर ले ली। अब वॉल्यूम कितनी हो गई, V1, समझ में आया, क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई V1। तो हमने इनटेक किया, समझ में आया, एट कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या किया, इनटेक किया, तो कुछ वॉल्यूम अंदर आ गई, है ना। तो ये ऐसे भी समझ सकते हो भाई, इनिशियली मान लो वॉल्यूम भी ठीक थी पहले, है ना, अब इनटेक के बाद V1 हो गई, ऐसे समझो इस चीज़ को। तो अब फ्यूल अंदर आ चुका है, वो एयर अंदर आ चुकी है, तो इनटेक हमने ले लिया, समझ में आया। अब देखो, तो इनटेक एक ऑपरेशन है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है, मैंने आप पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो जब इनटेक हुआ तो 1 से 2, ध्यान से देखो 1, ये हो गया 1 से 2। तो जब इनटेक हुआ था तो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जब एयर अंदर आ जाती है हमारे पास, तो हमारा मेन काम क्या होता है, उसको कंप्रेस करना, है ना, क्या करना होता है, कंप्रेशन। तो हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यानी हम जब उसको कंप्रेस करेंगे तो हीट जनरेट होगी। अभी आप ध्यान से देखो, है ना, यही तो था हमारा इनटेक के बाद क्या हुआ, कंप्रेशन। तो ये जब हम इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करके कंप्रेस करते हैं, तो ये एडियाबैटिक क्या है। वैसे जनरली हम थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है ये तो आइडियल हमने माना, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अभी यदि आप देखो, जब इसको कंप्रेस करोगे ना और साइड वाले हिस्से को टच करके देखो तो गर्म मिलेगा आपको, हॉट मिलेगा, है ना, समझ में। इसका मतलब क्या है, अंदर से बाहर एनर्जी आ जा रही है ना, तो यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज देयर। तो एडियाबैटिक तो रियलिटी में नहीं है ना, लेकिन आइडियली तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि हमने जब कंप्रेशन किया कि भाई अंदर से बाहर एनर्जी नहीं आई, तो ये हमारा हमने माना। लेकिन रियलिटी में सम एनर्जी ड्यूरिंग फ्रिक्शन, है ना, या ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो वो लूज होती है, समझ में, वेस्ट हो जाती है इन रियलिटी। बट आइडियली हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। तो वही है। तो देखो हमने क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया। तो देखो कंप्रेशन में देखो वॉल्यूम कम हो गई, तो कितनी हो गई वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम हो गई। तो देखो ये हमने कंप्रेशन किया, इतना जब कंप्रेस करने पे प्रेशर तो बढ़ेगा ही। तो देखो अब यहाँ प्रेशर कुछ हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो पिस्टन जो है
ब्लॉक डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर कंप्रेसिंग द एयर एडियाबैटिकली, ठीक है ना। तो ब्लॉक डेड सेंटर कहने का मतलब है नीचे की तरफ पहले पिस्टन था ये, ठीक है, और फिर पिस्टन ऊपर चला गया, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर, ठीक है, पिस्टन ऐसे चला गया। टेम्परेचर और प्रेशर तो देखो बढ़ेगा ही, है ना, कंप्रेस जब हम करेंगे। तो देखो एडियाबैटिकली कंप्रेशन क्या है, तो हमने एडियाबैटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 से 2 प्रोसेस जब हम लगाएंगे तो देखो T2 अपॉन में T1 और V1 अपॉन में V2 गामा -1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम एक डिफाइन करेंगे टर्म कंप्रेशन रेशियो। तो हम कंप्रेशन रेशियो हम डालते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन में मिनिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम तो यही थी V1, है ना, और मिनिमम वॉल्यूम V2 है, तो ये आ गया, समझ में आया। काफ़ी बुक्स में इसको रो से लिखते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो उसको हम T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू RC गामा -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना पर। तो देखो आइडियाबैटिक है तो डेल क्यू 0 हो गया, है ना, समझ में आया। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डेल डब्ल्यू यदि हम लगाएं तो ये तो 0 हो गया, ये इधर आके नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो समझ में आया मैंने क्या बताया। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये इस टर्म यहाँ नहीं आएगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो डी एस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी ना, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है, समझ में आया। अब देखो क्या है, अब क्या होगा, फ्यूल इंजेक्शन। अब हमने देखो कंप्रेस जब कर दिया तो हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो फ्यूल हम अब ये होगा, तो फ्यूल अब ये हमारे पास है, कुछ प्रेशर होगा, तो फ्यूल को हम कांस्टेंट प्रेशर पर इंजेक्ट करते हैं। अब हम प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि अब देखो ये क्या BDC बॉटम डेड सेंटर था, हमने कंप्रेस करके ऊपर गया, पिस्टन अब यहाँ टॉप डेड सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एयर है, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी पिस्टन यही है, समझ में आया, तो इट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि फ्यूल इंजेक्ट जब हम करते हैं, है ना, समझ में आया। प्रेशर वही रहेगा क्योंकि पिस्टन हमने मूव नहीं किया है, पिस्टन हमारा भी यहीं पे है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं, क्योंकि हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। तो Q1 हमने फ्यूल इंजेक्ट किया है, समझ में आया, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q1 इज ये कितना आ जाएगा मेरे पास, T3 माइनस के T2, है ना। सपोज टेम्परेचर हियर इज T3 एंड टेम्परेचर T2 इज हियर, है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर Q1 इज इक्वल टू CP T3 माइनस के T2 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज एडेड, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या आ गया, हीट कैपेसिटी, समझ में आया। और यदि मेरे को किसके टर्म में लिखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखना है, तो आप जानते हैं मैं स्मॉल c से लिखता हूँ, ये कैपिटल आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यदि यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा तो ये स्मॉल c लिखना पड़ेगा। अब ये इसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहूँगा, m हटा दूंगा तो ये मेरे पास हीट कैपेसिटी आएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें खैर आपको पता है। अब ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हुआ, हीट का एडिशन हुआ, यानी आइसोबैरिक हीट एडिशन इज देयर। तो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं कंप्रेस्ड एयर में, तो जब फ्यूल इंजेक्ट होगा हॉट कंप्रेस्ड एयर में तो देखो कंबशन तो होगा, वो कंबशन ही तो क्या कर रहा है, हीट एडिशन कर रहा है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो देखो PV इज इक्वल टू nRT इज देयर, यहाँ पे तो कोई एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है ना। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो देखो V3 अपॉन में V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में, तो T3 अपॉन में T2, समझ में आया। तो ये है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा, तो ये आ गया, समझ में आया। तो ये जो V3 अपॉन में V2 है, तो V3 क्या है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम है, और ये V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो जो एक्सपेंशन रेशियो है ना, ऑल्सो कोल्ड फ्यूल कट रेशियो, अब यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, ध्यान से देखो, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हुआ है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो V3 ज़्यादा हो गया, तो V3 अपॉन में V2 एक्सपेंशन रेशियो। तो इस एक्सपेंशन रेशियो को आप E से लिख लो, या हम इसको कट ऑफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, या एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन में मिनिमम वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो, तो एक्सपेंशन रेशियो या फ्यूल कट रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम आफ्टर कंबशन, या आफ्टर कंबशन है टू द वॉल्यूम बिफोर कंबशन, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो कंबशन के बाद वॉल्यूम, यहाँ भी तो कंबशन हुआ, तो कंबशन के बाद वॉल्यूम कितनी पहुँच गई थी, V3, और पहले कितनी थी, V2, समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंबशन हो चुका है, अब वो कंबशन इतना होता है कि पिस्टन को, अब यहाँ कंबशन हो गया तो क्या करेगा, पिस्टन को अब नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी अब यहाँ प्रोड्यूस हो चुकी है, वो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेगी। तो देखो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर दिया है, तो फिर वहीं पर मेरा BDC पर आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पर, समझ में आया। तो देखो मेरे पास 4 पोजीशन पर आ गया, यानी वॉल्यूम उतनी आएगी, V1 आएगी। यही मेरे पास क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, समझ में आया।
कोई डाउट है? अब देखो BDC, अब मेरा पिस्टन कहाँ पहुँच गया, BDC पर आ गया। यहाँ पर मेरा पिस्टन आ चुका है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर पर आ गया। अब यहाँ पे जो भी मेरा कांस्टेंट वो अब पिस्टन मूव नहीं करेगा, अब दिस मच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ से जितना भी मेरा पास मेरा जो रिजेक्शन ऑफ होता है, हीट रिजेक्शन ऑफ हीट इज़ देयर, समझ में आया। तो हीट का रिजेक्शन होता है, ठीक है ना, समझ में आया। Q2 तो कितना होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, क्योंकि मेरे पास पिस्टन अब यहीं पे है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये कितना आएगा, T1 माइनस के T4, ठीक है ना। यहाँ में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो फाइनल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर कितना T4, या मैं इसको CV इज इक्वल टू T4 माइनस के T1 भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन में यदि अंदर ले लूँ, समझ में आया, ठीक है। अभी यदि मैं फिर से पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दूं, है ना, तो जब मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा तो मेरे पास फिर से वही V2 वॉल्यूम हो जाएगा, यानी एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ लिखना चाहिए, ये मेरे पास एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गए, है ना। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मैंने भी आपको बता दिया किस तरीके से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है ना। ये हमने कवर कर दिया है आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, ठीक है ना। अब देखो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की यदि हम बात करें तो ये हमने इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो जब हम T3 से T4 की तरफ आते हैं, है ना, तो देखो T3 से T4 की तरफ आते हैं, है ना, तो एक्सपैंड हो रही है वॉल्यूम, ध्यान से देखना। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली परफॉर्मिंग वर्क ऑन द पिस्टन, यही पावर स्ट्रोक में होता है ना। तो यानी ऊपर से पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है ना, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन, नीचे की तरफ पिस्टन आ रहा है, तभी तो वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये एडियाबैटिकली होता है एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, T4 अपॉन में T3, है ना। तो मेरे पास यही तो प्रोसेस है, ये T4 हो गया, ओ सॉरी ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, है ना, ये है मेरे पास। अब ध्यान से देखो, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है ना, यहाँ टेम्परेचर T1 और ये T2 और ये टेम्परेचर T1, ये V2 वॉल्यूम, V3 वॉल्यूम और ये V4 इज इक्वल टू V1 है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, एडियाबैटिक इक्वेशन होगी, तो T4 अपॉन में T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन में V गामा माइनस 1, समझ में आया। तो अब यदि आप गौर से देखो तो मैं इसको और क्या ये लिख सकता हूँ, V3 अपॉन में मैंने क्या लिखा, V2 मल्टीप्लाई, और V2 अपॉन में मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे V4 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों V2 से V2 कट जाएगा तो V3 अपॉन V4 ही बचेगा, लेकिन V4 की जगह मैंने V1 लिखा, क्यों। अब यदि आप गौर से देखो तो V3 अपॉन में V2, तो देखो V3 अपॉन में V2 तो कट ऑफ आएगा जो मैंने बताया, है ना, समझ में आया। और V1 अपॉन में V2, अब ये समझ में आ गई बात चीज़ें, ठीक है ना। तो ये है, तो मैं इसको, और हमारे पास कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम V1, और फाइनल मेरे पास ये V1 अपॉन में क्या था, V2 था। तो ये मैं V1 अपॉन में V2 कहने का मतलब है ये मेरे पास RC ये लिख सकता हूँ, और ये गामा माइनस के 1, तो ये आ गया, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये नहीं आएगी टर्म। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, डेल क्यू मेरे पास कितना हो गया, 0, वर्क डन मेरे पास ये आ गया, एंट्रोपी तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, है ना, तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और ये हीट का कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। तो देखो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P4 अपॉन में P1 इज इक्वल टू T4 अपॉन में T1, देखो यही आ गया, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये है, तो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखो वर्क डन तो 0 आ जाएगा क्योंकि PdV इज देयर, ये तो 0 हो गया, है ना, समझ में आया। और डेल क्यू इज इक्वल टू du प्लस के W ये होता है हमारे पास, तो ये तो 0 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CV फाइनल T1 माइनस के T4, ठीक है, समझ में आया। हीट रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T4 माइनस के T1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने क्या कर लिए, डिस्कस किए। बात करते हैं देखो एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होगी, सिंपल है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1, ये Q2 है, आउट जो हो गई, और Q1 क्या, इन जो हुई है हमारे पास, है ना, तो 1 माइनस के, तो कितना हमारे पास एनर्जी इन हुआ है, तो CP T3 माइनस के T2, समझ में आया।
और ये अभी अभी मैंने देखो आउट कितना हुआ है एनर्जी जो रिजेक्ट हुआ है सी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम T4 माइनस के T1, है ना, समझ में आया। तो दिस मच एनर्जी हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो ये मैं इसको सी वी T4 माइनस के T1 लिख लूँगा, समझ में आया, बहुत सिंपल है। अब देखो, है ना, उल्टा कर दिया, यहाँ पे सी वी आएगा, यहाँ पे सी पी, सॉरी उल्टा, ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे आएगी, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। तो क्या यहाँ ठीक लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो देखो गामा मेरे पास क्या होता है, यही तो होता है एडियाबैटिक इंडेक्स या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो सी पी अपॉन में सी वी। तो इसको मैं सी पी अपॉन सी वी क्या लिखूंगा, 1 अपॉन गामा, ये T4 माइनस T1 T3 माइनस के T2। अभी मेरे को टेम्परेचर जो है मेरे पास, इसको क्या करना है, ये हटाना है ना, मतलब ये एफिशिएंसी निकालनी है, तो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो टेम्परेचर क्या है, गौर से आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियली मेरे पास ये था, तो T1 मिनिमम टेम्परेचर है ना, फिर हमने कंप्रेशन किया, T2 पर टेम्परेचर हो गया, फिर उसमें फ्यूल आया, तो फ्यूल ने बर्निंग प्रोड्यूस की, तो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया T3। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ध्यान रखना, तो T मैक्सिमम कितना है यहाँ पर T3, और T मिनिमम टेम्परेचर कितना है T1, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम डायग्राम भी डीजल इंजन डायग्राम बना सकते हैं, सिंपली है। तो जब हम देखो 1 से 2 की तरफ गए तो एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमारे पास देखो एंट्रोपी क्या है, ये क्या एंट्रोपी देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, वर्टिकल आ रहा है ना, समझ में आया। तो जब हम 2 से 3 गए तो एंट्रोपी तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं थी, इंक्रीज हुई है, हीट ऐड की है, तो जब हीट ऐड किया तो एंट्रोपी बढ़ गई, देखो 3 पर पहुँच गई, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 था और T3 टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, समझ में आया। तो ये तो यहाँ पे तो हीट एडिशन के बाद इतना ही तो टेम्परेचर हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ है, कम हो गया, कितना कम हो गया टेम्परेचर T4, और फिर हमने सारा एग्जॉस्ट करके हम फिर अपने इनिशियल टेम्परेचर पर आ गए। और ये यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेंशन हुआ था T3 से T4, ये था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास TH डायग्राम हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो वही अभी हमें करना है ना। तो हमें टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक पैरामीटर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन कंप्रेशन था 1 से 2, तो मैं यदि इसको बनाऊं अपनी साइकिल को, ये है ना, ठीक है ना, ये T2, ये T3, T4, T1, समझ में आया। तो इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो T2 अपॉन में T1, V1 अपॉन में V2, गामा -1, और ये कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था, है ना, ये V1 अपॉन V2 हो गया, तो RC गामा -1, तो T2 मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो T2 तो मेरे पास आ गया, है ना। तो देखो T2 आ गया, मैं T3 निकालूंगा, फिर T4 निकालूंगा, समझ में आया। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, अब फिर एक ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हुआ था, हीट एडिशन हुआ था। तो देखो आइडियल गैस वाले फॉर्मूला में यदि लगाऊं तो देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो T3 अपॉन में T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन में V2। तो ये तो है हीट आफ्टर, वो वॉल्यूम आफ्टर कंबशन, ये है वॉल्यूम बिफोर कंबशन, और ये क्या होता है, कट ऑफ रेशियो, समझ में आया, ठीक है। ये आ गया, तो देखो मैं T2 उधर लेकर चला गया, तो ये मेरे पास T2 आ गया, आर कट, है ना, आर कट ऑफ रेशियो। तो T2 मैंने यहाँ से निकाला था, तो T1 की टर्म्स में देखो मैंने फिर निकल लिया, समझ में आया, T2 की वैल्यू उठाकर रख दी। तो मैंने देखो T2 भी निकाल लिया, T3 भी निकाल लिया T1 की टर्म्स में, अब मैं T4 निकाल सकता हूँ। तो वही है, ये भी मेरे पास क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। तो फिर से सेम T4 अपॉन में T3, V3 अपॉन में V4 -1। तो इसी को तो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, है ना, कि वही है। तो मैं इसको आर कट अपॉन में RC गामा -1 लिख सकता हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, तो मैं यहाँ पे T4 की वैल्यू क्या लिख दूंगा, मैं T3 आर कट RC गामा -1। अब T3 की वैल्यू मैंने लिखी है, तो यहाँ T1 RC गामा -1, और ये मेरे पास क्या हो गया R, ठीक है ना, ये R कट आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये R कट RC अपॉन में गामा -1, ये आ गया मेरे पास। T3 की मैंने वैल्यू रख दी, ये मैंने T3 की वैल्यू रख दी T1 की टर्म्स में, ठीक है ना। अब देखो R कट है, R कट गामा -1 है, तो -1 तो गया सिंपली, ठीक है ना, तो R कट ही बचेगा, R कट बचा, ये मेरे पास T1 है, ठीक है, RC है गामा -1, RC गामा -1 कट गया, तो सिंपली मेरे पास ये बचा। तो मुझे कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू उठा के T2, T3, T4 की वैल्यू हमने रख दी, है ना। तो ये हमने देखो यहाँ पे रखा, T1 कॉमन आ जाएगा, T1 में काट दूंगा, तो मेरे जब T1 काटूंगा तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई ये, ठीक है ना, 1 माइनस के ये गामा, ठीक है ना, और ये
गामा कट माइनस के 1, है ना, और ये आ गया मेरे पास आर कट माइनस के 1, याद रख सकते हो आप, ठीक है ना, समझ में आया। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1/RC गामा माइनस के 1। अब यदि आप थोड़ा सा यदि ध्यान रखो ना, ये मेरे पास क्या है, डीजल साइकिल का है, एफिशिएंसी है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो या एडियाबैटिक इंडेक्स, है ना, इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, समझ में आया। तो यदि मैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी लिखूं तो यदि आप ध्यान रखो तो ये क्या था 1 माइनस, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म एक तरीके से इसमें एक्स्ट्रा दिख रही है ना, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम ए, तो ये ऑटो का नहीं आएगा, डीजल का ही मैं लिख रहा हूँ, RC गामा माइनस के 1, ठीक है। तो ये है, तो यदि मुझे ऑटो का लिखना हो तो ये टर्म मैंने क्या मान ली, पूरी ए। तो आप ध्यान से देखो, जो सिंपल फॉर्म में यदि मुझे लिखना हो तो ये वाली टर्म को मैंने क्या मान लिया, ए, तो 1 माइनस के A/RC गामा माइनस 1 लिखा। तो यदि मैं ऑटो इंजन की एफिशिएंसी की बात करूँ तो वो तो ये थी, हमने प्रीवियस क्लास में प्रूफ किया था, RC गामा माइनस 1, यानी ए का वैल्यू कितना आता है 1। यदि ए का वैल्यू 1 हो जाए तो मुझे मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ऑटो इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा कट ऑफ रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। कंप्रेशन रेशियो डज नॉट अफेक्ट इट एनी वे, देखो उसमें कंप्रेशन रेशियो नहीं है, समझ में आया, तो ये कंप्रेशन रेशियो अफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी इसका। यदि ए का वैल्यू 1 हो जाए तो एफिशिएंसी जो है ऑटो इंजन की और डीजल इंजन की बिल्कुल 1 हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। यदि ये 1 हो जाए तो ऑटो एफिशिएंसी ये होती है, तो 1 होने पर डीजल एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये टर्म आप याद रख सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आर गामा कट माइनस 1, आर कट माइनस 1, ये नीचे 1 गामा, ठीक है। तो ए गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ हीट, है ना। तो जो एडिशन ऑफ हीट कैसे हुआ वही तो ए बता रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू यदि 1 है तो ऑटो आ रहा है मेरे पास, ऑटो इंजन वाला, यानी ऑटो इंजन वाला आ रहा है, तो इसका मतलब है हियर हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यदि ए का कुछ ए 1 नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, यदि ए क्या है 1 है तो किसकी वैल्यू आई थी, ऑटो इंजन की एफिशिएंसी आ गई। तो इट मीन्स ही ए बता रहा है कि यदि 1 होगा तो ये ऑटो इंजन आ जाएगा, यानी इन ऑटो इंजन में क्या था, हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि ए का वैल्यू 1 नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब ये डीजल इंजन आ जाएगा, वेयर हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हीट एडिशन हुआ कैसे है, समझ में, इट इन्फ्लुएंसेस द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, समझ में आया। अब देखो जो आर कट था हमारे पास वो क्या था, V3/V2 था, और ये क्या था हमारे पास, V1/V2, कंप्रेशन रेशियो, ये कंप्रेशन रेशियो था, ये हमारे पास कट ऑफ रेशियो था, और ये दोनों ही मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन में मिनिमम वॉल्यूम के फॉर्म में लिखे गए हैं, है ना। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम है, जैसे मैंने बताया, तो दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो कट ऑफ रेशियो जो है एज वेल इवन गामा जो है हमारे पास, ये क्या है, CP/CV, इसका भी वैल्यू, क्योंकि CP ज़्यादा होता है CV से, तो इसका वैल्यू भी 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो कट ऑफ रेशियो हो या गामा हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, तो यदि मैं ए की बात करूँ, है ना, तो ए विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अब देखो ये यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या वैल्यू 1 से ज़्यादा है, देखो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है ना, तो कुछ घट रहा है, समझ में आया। अच्छा, लेकिन नीचे क्या है मेरे पास, ये वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आएगा मेरे पास न्यूमरेटर से, तो ए का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ए वैल्यू कम होगा। तो जब ए का वैल्यू कम होगा तो ये जितना कम हो हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 माइनस कुछ है ना, तो जितना ज़्यादा ये कम होगा उतनी वैल्यू 1 में से कम घटेगी, तो जितनी 1 में से कम घटेगी 1 के आसपास एफिशिएंसी आएगी, यानी 100% एफिशिएंसी आएगी। तो ए कम आना तो अच्छा हुआ, समझ में आया। तो हैंस फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, समझ में आया, यदि हम, ठीक है, तो यदि मैं RC को सेम रखूं तो एफिशिएंसी जो है ना ऑटो साइकिल की ज़्यादा होगी, समझ में आया मैंने क्या कहा, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विल बी लार्ज, ठीक है। कोई डाउट है, क्यों, क्योंकि RC की वैल्यू यदि हमने सेम रखी, सेम RC की वैल्यू रखी, तो हमारे पास क्या है, वो आर कट ऑफ आर गामा, जैसे मैंने बताया, बोथ आर ग्रेटर देन 1, ए विल बी लेस देन 1। तो जो कंप्रेशन रेशियो होगा, यही तो RC तो कंप्रेशन रेशियो डिसाइड करेगा कि अब हमारे पास एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम। तो मैंने कंप्रेशन ये क्या रखा, अब देखो ऑटो इंजन के केस में तो मेरे पास क्या था, देखो ऑटो इंजन की एफिशिएंसी आई 1/RC गामा माइनस के 1, है ना, और डीजल इंजन की कितनी 1 माइनस, ठीक है,
ये आर सी गामा माइनस के 1, ठीक है। तो डीजल इंजन में ये ए का वैल्यू 1 से कम आ रहा है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो है, समझ में आया। तो कुछ ना कुछ ये है, तो 1 में से कुछ घटेगा तो एफिशिएंसी डीजल इंजन की क्या होगी, मेरे पास कम ही आएगी, ठीक है ना। ओ सॉरी, हाँ, एफिशिएंसी जो है मेरे पास डीजल इंजन की कम आएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, तो ज़्यादा घट रहा है, ये यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा घट रहा है। तो ज़्यादा घटने का मतलब हुआ कि एफिशिएंसी ऑटो इंजन की, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ए का वैल्यू मेरे पास कुछ, तो दोनों के लिए सेम आरसी के लिए क्या होगा, यदि आरसी की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, सेम हम रखें फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना। तो जब सेम कंप्रेशन रेशियो रखेंगे तो जो ए का वैल्यू होगा, तो ए का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो जब ए का वैल्यू कुछ आएगा तो हमारे पास डीजल इंजन की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, इजंट इट। तो यदि मैं इन दोनों को कंपैरिजन यदि करूं तो ए का वैल्यू कम आएगा, तो ए का वैल्यू यदि कम आए तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ठीक तो है। तो एफिशिएंसी क्या ऑटो साइकिल की ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो ये ऑटो साइकिल है ना, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम ऑटो साइकिल ये तो 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा तो कम घटेगा, तो डीजल एफिशिएंसी मेरे पास आनी चाहिए। ये रियलिटी में ऐसा होता है, समझ में आया। क्योंकि इन प्रैक्टिस जो है आरसी की वैल्यू 7 और 9 के, 7 से ज़्यादा 9 से कम होती है, 5 से ज़्यादा और 20 से कम होती है। तो एज अ रिजल्ट एक्चुअल डीजल इंजन जो होते हैं वो दे हैव ग्रेटर एफिशिएंसी देन पेट्रोल इंजन। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। लेकिन यदि हम सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें, ठीक है, तो जब सेम कंप्रेशन रेशियो लेंगे तो देखो, जब सेम कंप्रेशन रेशियो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को कंपैरिजन करना, तो सेम यहाँ पर मान लो 5 है, ऊपर 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे ऊपर कम है, तो कम वैल्यू में घटाऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा वो आएगा, ठीक है ना, ये टर्म ज़्यादा आएगी, तो डीजल एफिशिएंसी की वैल्यू कम आएगी, तो डीजल एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, और ऑटो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, समझ में आया। तो ऑटो एफिशिएंसी क्या होगी, हायर होगी व्हेन कंप्रेशन रेशियो विल बी सेम। आप वैल्यू मान के कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन कैसे इंप्रूव करेंगे, तो सिंपली एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, 1 माइनस आर कट गामा माइनस के 1 गामा, ठीक है, आर सी गामा माइनस 1 आर कट गामा माइनस 1, ये है। अब देखो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देंगे तो आर सी डिनोमिनेटर में है, तो जब ये बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू आएगी तो इस पूरे की वैल्यू कम आएगी, तो कम घटेगा 1 में से, तो मेरे पास एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। डिक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो, अब कट ऑफ रेशियो को मैं क्या कर दूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम कट ऑफ रेशियो को कम करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू कम कर देंगे, 1 से ज़्यादा ही होती है, यहाँ पर हम कम करेंगे, यहाँ पर भी कम कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कम आएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो 1 में से कम घटेगा तो 1 अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आएगी, तब हम कर सकते हैं। दूसरा हाई वैल्यू ऑफ गामा, तो डिनोमिनेटर में गामा है, तो डिनोमिनेटर में यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी एफिशिएंसी हमारे पास क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये है वर्क डन इन डीजल साइकिल। तो देखो वर्क डन फॉर्मूला क्या, वर्क डन हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट इनटेक, यही तो है, तो वर्क डन हमने सिंपली ये लिख लिया। तो वर्क डन पर यूनिट मास मैंने लिखा है, तो वर्क डन पर यूनिट मास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन क्या हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो T3 माइनस के T2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, T3 की वैल्यू रखो, T2 की वैल्यू रखो और एफिशिएंसी की वैल्यू रखो। तो देखो एफिशिएंसी तो मेरे पास ये है, हम पुट करेंगे, और ये मेरे पास हीट एडिशन है, इसको पुट करेंगे, तो दोनों को मैंने देखो सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, और ये मेरे पास हीट एडिशन हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट मास आ गया, ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट है। अब देखो क्या करो, हम जानते हैं देखो T3 अपॉन में T2, V3 अपॉन में V2, ये मेरे पास क्या था, आर कट ऑफ, है ना, कट ऑफ रेशियो, यदि आपको ध्यान हो, वॉल्यूम आफ्टर कंबशन, वॉल्यूम बिफोर कंबशन, ठीक है। तो देखो इसका इस्तेमाल करना है, तो T3 अपॉन में T2 आर कट, ठीक है, समझ में आया। अब यदि मैं T2 कॉमन ले लूँगा ना, तो यदि आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ रखा T2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास T3 अपॉन में T2 माइनस के 1 आ गया, है ना। और T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू मेरे पास ये है, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, तो T1 आर सी गामा माइनस 1, और ये मेरे पास कितना लिखूंगा, आर कट ऑफ माइनस के 1, ये आ गया। तो देखो CP आर कट माइनस 1 T1 ये आ गया, ये टर्म मैंने एज इट इज रख दी, ठीक है ना, समझ में। अब यदि आप गौर से देखो तो कुछ नहीं करना, देखो एक तो ये वाली टर्म
और ये आर सी वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो आर कट -1 है, नीचे है आर सी गामा -1 है, तो डिनोमिनेटर उड़ जाएगा, बचा गामा बचेगा। देखो डिनोमिनेटर में गामा बचा है और ऊपर वाली आर कट गामा -1 टर्म बची है, ठीक है। अंदर ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गया वही टर्म, यहाँ 1 में आ गई, ये सी पी टी -1 बचा, ठीक है। अब इसको हम ये कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में लिखा है, कांस्टेंट टर्म्स वॉल्यूम में लिख लो, सी पी की वैल्यू गामा सी भी लिख लो, ठीक है। गामा की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गामा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा हो जाएगा। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया। टी ध्यान रखो T1 क्या है, यहाँ पे मेरे पास मिनिमम टेम्परेचर है ना, ध्यान हो आपको, मिनिमम टेम्परेचर। और T3 क्या था मेरे पास, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो एग्जाम में यदि आए तो ध्यान रखना T1 मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।